वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हुआ चलूँ, आज हम चर्चा करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के अंदर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन और उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं और साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आज हम करेंगे। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर, यहाँ से 100% क्वेश्चन क्या है बनता है। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आप मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और अपने सेशन को एंजॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो देखिए, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कंप्लीट होता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के। हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होगा डन। यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स क्या हैं इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस है, JGA मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, और हार्ट। ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का क्या करते हैं, काम करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। अब मेजर ये है कि ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ये किडनी फंक्शन है वो क्या होता है, रेगुलेट होता है। देखिए किस कंडीशंस में मतलब यहाँ पर रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए हमारे ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हुआ, या फिर आयनिक कंसंट्रेशन चेंज या फिर चेंज हुआ है, तो उस दौरान हमारे जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो वहां पर आपको किडनी फंक्शन क्या है देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर मैं बताता हुआ चलूंगा, रेगुलेशन बाय एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन के द्वारा किस प्रकार से किडनी फंक्शन को रेगुलेट किया जाता है, जिसको हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, जब हमारा बॉडी फ्लूइड लेवल कम हो जाता है तो हमारा जो ऑस्मो रिसेप्टर है ना, वो हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या करे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब एडीएच हार्मोन क्या करे, वहां पर रिलीज करे, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, उसको रिलीज करें। अब क्या होगा, जब वो रिलीज करेंगे तो ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे किस चीज को, वाटर रीएब्जॉर्प्शन। कहाँ से, तो आप कहें फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, वहां से आपको वाटर रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडीएच क्या करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन डायूरिसिस से प्रिवेंट करने का काम करता है, जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी से ज्यादा मात्रा में वाटर अगर एक्सक्रीट हो गया तो क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशंस बन सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा एडीएच डायूरिसिस, और इसके अलावा हमारे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को भी बढ़ाने का काम करता है। तो देखो, वाटर लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम हमारा ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा जब इंक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम, इसकी वजह से क्या होगा, स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है ना, वो स्विच ऑफ हो जाएगा, और यहाँ से सप्रेशन आपको क्या देखने को मिलेगी, एडीएच हार्मोन की रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। मतलब वापस एडीएच हार्मोन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। और जैसे ही वो सप्रेस होगा तो इसका मतलब जो आपका जो नॉर्मल फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से फिर आपको देखने को मिलेगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारी ब्लड वेसल्स को भी क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये हमारे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। इवन हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या देखा, देखिए रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन की हम चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। कुछ ऑर्गन्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, वो है हाइपोथैलेमस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस और हार्ट। इसके अलावा ये जो रेगुलेशन है कब होता है, रेगुलेशन तब होता है जब ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। वो कब एक्टिवेट होते हैं, जब हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, या फिर ब्लड वॉल्यूम बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं, या फिर आयनिक कंसंट्रेशन में कोई बदलाव देखने को मिलता है, तब हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होता है। अब सबसे पहला है कि रेगुलेशन कौन करेगा। तो रेगुलेशन अगर हम देखें यहाँ पर एडीएच मतलब वैसोप्रेसिन क्या कर रहा है, यहाँ पर रेगुलेट कर रहा है। देखिए, जब हमारी बॉडी फ्लूइड लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्टिमुलेट करता है, किसको, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, ताकि वो एक्टिवेट करे किस चीज को, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज करे वहां से। और जब वो रिलीज करेगा तो उससे फायदा ये होगा कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट
यहाँ पर वाटर को रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या है कि जो एडीएच है वो डायूरिसिस से बचाएगा और इसके अलावा हमारे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को भी बढ़ाने का काम करेगा। जब हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उस दौरान ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ, और वापस एडीएच जो है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, मतलब एडीएच हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये आती है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमारी ब्लड वेसल्स को भी कंस्ट्रिक्ट करती है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा बढ़ जाता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी चेंज होगा, मतलब वो भी इंक्रीज होगा, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। दूसरा जो तरीका है वो है रेगुलेशन बाय JGA, मतलब जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की सहायता से। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इसको कहा जाता है, हम इसको रास के नाम से भी जानते हैं, RAAS। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर जो एपरेटस है ये एक सेंसिटिव रीजन है, जो कि सेलुलर मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलती है DCT और एफरेंट आर्ट्रियोल के बीच, जो कि आपस में क्या होते हैं, कांटेक्ट में आपको देखने को मिलते हैं। देखो, अगर मैं ये बना के दिखाऊं तो आपको ये पता चलेगा, ये मैंने क्या बनाया, तो आप कहेंगे सर ये बनाया आपने फोमेन कैप्सूल, और ये इसके अंदर क्या बनाया, तो मैंने बना दिया यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये मैंने बना दिया ग्लोमेरुलस। अब ये इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में, ऐसे कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में क्या है, ये है DCT। क्या है, DCT। तो DCT और इसके अलावा एफरेंट जो आर्ट्रियोल है ना, ये बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस ये रेगुलेट करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जब हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या GFR फॉल होता है, तो ये क्या करेंगे, JG सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। जब JG सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो ये रिलीज करती हैं रेनिन। ये क्या रिलीज करेंगी, रेनिन। अब रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को हमारे ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा, जो कि वैसोकंस्ट्रिक्टर कहते हैं। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, यहाँ पे फॉलोइंग फंक्शंस क्या है आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एक तो ये हमारे ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, और साथ में ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ताकि एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या हो, यहाँ से रिलीज हो। और एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगी सोडियम आयन की और वाटर की। कौन से, डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या है, बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, केवल और केवल ब्लड प्रेशर जब हमारा बॉडी का कम हो जाता है तो उस दौरान ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर जो एपरेटस मैंने बताया ना, DCT और एफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में बनता है, तो ये क्या करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करने का काम करते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम होता है तो उस दौरान JG सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो रेनिन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर एंजियोटेंसिन 1 फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब एंजियोटेंसिन 2 के 2 काम आपको याद रखने हैं। एक तो ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाती है, और साथ में ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करता है, जो एल्डोस्टेरोन को क्या करता है, रिलीज कराने का काम करता है। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है, किसकी, सोडियम आयन और वाटर की। किससे, फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल, जिसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के नाम से जानते हैं। और इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगा, फिर वहां पर ज्यादा होगा। एक तो ये मैकेनिज्म। लास्ट है हमारा यहाँ पर ये मैकेनिज्म, रेगुलेशन बाय ANF, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर हम बोलते हैं। ये क्या करता है, ANF, ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करता है। अब सोचिए, जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा और टू द एट्रिया टू द हार्ट, तो यहाँ से क्या होगा, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या होगा, रिलीज होगा। ये क्या करते हैं, वैसोडाइलेशन करने का काम करते हैं। इट मींस कि ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। तो अभी फिलहाल आपने देखा कि जैसे ही JG सेल का जो काम चल रहा था, उस दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ा। अब वो जो ब्लड प्रेशर है ना, वो एट्रिया की सहायता से कहाँ जाएगा, हार्ट में। अब हार्ट में अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो वहां पर एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करेगा, ये रिलीज होगा।
और ये रिलीज होगा तो ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं, वैसोडाइलेशन, मतलब ब्लड वेसल्स थोड़ी चौड़ी हो जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा वहाँ पर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब नॉर्मल क्या है, फंक्शंस फिर आपकी बॉडी का देखने को वहाँ पर मिलेगा। अब इसके बाद आते हैं डिसऑर्डर्स। कुछ डिसऑर्डर्स हम यहाँ पर देख लें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर है, सबसे पहला है हमारा यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है, जब ब्लड के अंदर यूरिया की एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलती है ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, तो उस कंडीशन को हम यूरेमिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किडनी फेल हो जाती है, रीनल फेलियर। रीनल फेलियर वाली कंडीशंस में हम क्या बोलेंगे कि देखिए ब्लड के अंदर यूरिया की एक्यूमुलेशन क्या है आपको देखने को मिल रही है किडनी के माल फंक्शनिंग के कारण, तो उसको यूरेमिया कहा जाएगा। दूसरा है रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली क्या होते हैं, स्टोन होता है, इनसॉल्युबल मास होते हैं क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स के, जिसको ऑक्सलेट्स कहा जाता है, ये किडनी के अंदर बन जाते हैं, इसी को रीनल कैलकुली कहा जाता है। वही ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये जो ग्लोमेरुली है उसमें इन्फ्लेमेशन अगर आपको देखने को मिले तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से हम जानेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे हीमोडायलिसिस के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि हीमोडायलिसिस, हीमो मीन्स ब्लड और डायलिसिस का मतलब क्या होता है, फिल्टर करना। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंट के ब्लड के अंदर जो यूरिया प्रेजेंट है ना, उसको रिमूव कराया जाता है ताकि उसे क्या ना हो, यूरेमिया ना हो। अब डायलिसिंग यूनिट है, आर्टिफिशियल किडनी यहाँ पर बनाई जाती है, तो उसके अंदर सेलोफेन ट्यूब होती है जो कि डायलाइजिंग फ्लूइड के बिल्कुल सराउंडेड आपको देखने को मिलेगा। मतलब सेलोफेन ट्यूब के चारों तरफ डायलाइजिंग फ्लूइड क्या है, प्रेजेंट होता है। सेम कंपोजिशन है जैसे हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है ना, सेम कंपोजिशन बाहर बनाया जाता है, केवल उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। और जब ब्लड को हम ड्रेन करते हैं ना उसके अंदर कन्वीनिएंट आर्टरी के द्वारा, तो वो डायलाइजिंग यूनिट के अंदर डालते हैं, तो वहां से क्या होता है, एक एंटी कोगुलेंट हम हिपेरिन भी डालते हैं ताकि ब्लड कोगुलेट ना हो जाए। अगर ब्लड कोगुलेट हो गया तो सिंपल सी बात है, वहां पर जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर भी नहीं हो पाए। तो जो सेलोफेन मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ चला जाए, वेस्ट मटेरियल आ जाए डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, और जो फ्री सब्सटेंसेज है ना वो बाहर निकले वहां से, ब्लड क्या हो जाता है, फिल्टर। अब जब फिल्टर हो गया तो अब जो प्योरीफाइड जो ब्लड हमारा है उसे हम क्या करेंगे, हम बॉडी के अंदर वापस लेकर जाएंगे। किसके थ्रू लेकर जाएंगे, वेन के थ्रू लेकर जाएंगे। और वहां पे हमें एंटी हिपेरिन क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्लड क्लॉट करने के लिए वो जो चीज, मतलब ब्लड क्लॉट ना हो वो चीज डाली थी हमने, तो एंटी हेपेरिन क्या करना पड़ेगा, हमें डालना पड़ेगा ताकि वापस जो ब्लड है वो नॉर्मल कंडीशंस में हमारी बॉडी के अंदर चला जाए। तो आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। मतलब अगर कोई भी किडनी अगर हमारी खराब हो जाती है तो उस कंडीशंस में ये प्रोसेस कराया जाता है वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स की सहायता से। अगला है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। देखो किडनी ट्रांसप्लांट तभी होती है जब एक्यूट रीनल फेलियर क्या है आपको देखना पड़ता है ना। मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है, तो उस दौरान फिर क्या है, आप फंक्शनिंग जो किडनी है वो आप डोनर से क्या है लेते हैं। डोनर भी कौन होना चाहिए, फैमिली मेंबर ही होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। और बेटर टू रिसीव किडनी फ्रॉम ए क्लोज रिलेटेड टू मिनिमाइज चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। तो ये भी क्या है आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये आपको बताया, जिनकी किडनी फेल हो जाती है तो वो किडनी क्या कराते हैं, ट्रांसप्लांट कराते हैं, लेकिन वो क्लोज रिलेटिव की ही सबसे ज़्यादा क्या है एक्सेप्टेबल होती है। उसका भी जो फैक्टर है वो मैं आपको बाद में बताने का काम करूँगा। तो चलिए ये था आज का सेशन हमारा, और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ अब हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, तो आप यहाँ से अपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन इन ए हेल्दी ह्यूमन डज नॉट डिफर मच इन कंसेंट्रेशन फ्रॉम दैट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट यूरिन के अंदर कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, है ना। तो वो है सल्फेट, SO4 2-, बाकी सबके सब करते हैं, ये नहीं करेगा। कंसेंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इन ए नॉर्मल यूरिन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज, आपको बताना है जो कंसेंट्रेशन है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का इन नॉर्मल यूरिन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज, वो कितना होता है। तो याद रखेंगे आप सभी के सभी, वो होता है 1.5%। तो 43 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस बाय ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी इज इनहांस्ड बाय।
तो देखिए रीएब्जॉर्प्शन, आयंस की रीएब्जॉर्प्शन क्या करनी है, आपको बढ़ानी है। तो वहां पे क्या चीज हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो याद करना है आपको, एल्डोस्टेरोन क्या करेंगे हम वहां पर बढ़ाएंगे, जिस वजह से रीएब्जॉर्प्शन क्या है आपको बहुत ही ज्यादा क्या है देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45, आपको बताना है द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑस्मोटिक एंड आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड इज नोन एज। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सिंपल सी बात आपसे पूछा कि ऑस्मोटिक और आयनिक कंसंट्रेशन जो बॉडी फ्लूइड का है उसको मेंटेन करना है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, उस प्रोसेस को कहा जाएगा ऑस्मोरेगुलेशन। क्या कहा जाएगा उसको, ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में बताना है कि कौन सा है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडीएस लिखते हैं ना, तो आपको बताया था मैंने, वो है वैसोप्रेसिन। क्या कहलाएगा, वैसोप्रेसिन। वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय, देखिए जो वॉल्यूम है यूरिन का उसको किसके द्वारा रेगुलेट कराया जाता है, तो ये एल्डोस्टेरोन और एडीएस हार्मोन की सहायता से कराया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। 48 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिवेट जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। आपको बताना है जेजी सेल्स को कौन एक्टिवेट यहाँ पर करता है, कब एक्टिवेट होता है। याद रखें जेजी सेल्स तभी एक्टिवेट होते हैं जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। मतलब अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जैसे ही फॉल डाउन होगा तो उस दौरान क्या होगा, रेनिन यहाँ पर क्या है रिलीज होगा। विच, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ऑस्मोरेगुलेटर एज वेल एज ए नाइट्रोजनस प्रोडक्ट। आपको बताना है ऑस्मोरेगुलेटर भी है और साथ में हम उसको नाइट्रोजनस प्रोडक्ट के नाम से भी क्या है यहाँ जानते हैं, तो याद रखेंगे यूरिया कहलाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 50 है, वी कैन प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट यूरिन, है ना, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय ए स्पेशल मैकेनिज्म। तो आपको बताना वो स्पेशल मैकेनिज्म कौन सा है। आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म, सभी जानते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है इन हेनले लूप एंड वासर एक्टा। ये क्या करते हैं, यूरिन को हाईली कंसंट्रेट बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नीट 2017 में पूछा गया एक क्वेश्चन था, जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है या वॉल्यूम हमारा ब्लड का क्या होता है, कम होता है, तो विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, तो वो क्या चीज यहाँ पर रिलीज नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा 51 का जो आंसर होगा वो होगा रेनिन। जब हमारा ब्लड प्रेशर या फिर वॉल्यूम कम हो जाता है तो विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, तो क्या चीज यहाँ पर रिलीज नहीं होगी, तो हम कहेंगे वहां पर रेनिन क्या है, रिलीज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। आपको बताना है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कराने में कौन हेल्प करता है, वो है एंटी नाइट्रेटिक फैक्टर, जो कि हार्ट की जो एट्रियम पार्ट है वो क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, which of the following causes an increase in sodium reabsorption in the distal convoluted tubule। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इनमें से which of the following causes an increase in sodium मतलब सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम कराया जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। वो कब होता है, जब एल्डोस्टेरोन लेवल कम होगा, या एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा, या एल्डोस्टेरोन का लेवल कम होगा, या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल कम होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जब हमारा एल्डोस्टेरोन का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा, तब उस कंडीशन में जो रीएब्जॉर्प्शन है ना सोडियम का वो ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, which one of the following statements is correct with respect to the salt water balance inside the body of a living organism, है ना, which one of the following statement is correct with respect to the salt water balance inside the body living organism। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, when water is not available तो camels do not produce urine but store urea in the tissues। याद रखिएगा इस चीज को, जब वाटर अवेलेबल नहीं होता है तो कैमल्स यूरिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं और जो यूरिया है वो इनके टिश्यूज के अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो एडीएस प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन, ये बात बिल्कुल सही है। एल्डोस्टेरोन वाटर रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करते हैं, ये भी ठीक है। एंटी नाइट्रेटिक फैक्टर इनहांस करते हैं सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, ये भी ठीक है। लेकिन रेनिन कभी भी वैसोडाइलेशन करने का काम नहीं करता है,
ये वैसोकंस्ट्रिक्टर कहलाता है। ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्टर होगा तभी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और तभी वहां पर क्या है, आपको फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, किडनी आर नॉट द ओनली ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, देयर वर्क इज सप्लीमेंटेड बाय। तो देयर वर्क इज सप्लीमेंटेड बाय, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तीनों के तीनों आंसर हो जाएंगे, लीवर, स्किन और इंटेस्टाइन। विच वन इज एन एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, आपको बताना है कौन सा एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पर कहलाता है, तो कहलाएगा लीवर। कौन कहलाएगा, लीवर। द कन्वर्जन ऑफ ए प्रोटीन वेस्ट अमोनिया इनटू यूरिया अकर्स इन, है ना, यहाँ पर जो प्रोटीन वेस्ट है तो अमोनिया यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो कहाँ होता है, तो लीवर के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसको हम ऑर्निथिन साइकिल के नाम से हम जानते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, A large quantity of which one of the following is removed from our body by lungs, हमारे लंग्स के द्वारा सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी चीज यहाँ रिमूव होती है, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास यहाँ पर, द कंडीशन इन विच किडनी फेल टू conserve water leading to water loss and dehydration due to the impaired ADS synthesis or release is, है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसी कंडीशन जिस दौरान किडनी फेल हो गई, है ना, किडनी फेल हो गई तो वाटर को कंजर्व करें, क्या होगा, लीडिंग टू वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन ड्यू टू इम्पेयर्ड एडीएस सिंथेसिस और रिलीजेस, तो ग्रेव डिजीज हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाएगी वहां पर, ग्रेव डिजीज आपको देखने को मिलेगी। द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस इज, तो आप कहेंगे द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस इज डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की वजह से आपको ऐसा देखने को मिलता है। डायबिटीज, मेन कॉज ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस इज डेफिशिएंसी ऑफ एडीएस। ठीक है, ज्यादातर तो क्या करते हैं, ईटिंग एक्सेस शुगर, ये लगा देते हैं आंसर, जबकि वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यूरेमिया, यूरेमिया इज द अकरेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, एक्सेस ऑफ यूरिया इन ब्लड, या एक्सेस ऑफ शुगर इन ब्लड, या डेफिशिएंसी ऑफ शुगर। यूरेमिया मतलब यूरिया, और ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसी को यूरेमिया कहा जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक कंडीशन है जिसमें किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, टू फॉर्म यूरिन, किडनी फेल हो गई, यूरिन की फॉर्मेशन वहां पे नहीं कर रही, तो उस कंडीशन को हम एन यूरिया कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको, एन यूरिया के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, यूरिक एसिड गेट्स डिपॉजिटेड इन स्मॉल जॉइंट टू प्रोड्यूस। देखिए, अगर यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स के बीच में, तो उस बीमारी को क्या कहेंगे, गाउट। क्या नाम देंगे हम उसको, गाउट, या गॉट हम बोल देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 55, इफ ए मैन इज स्टार्विंग एंड आल्सो विदाउट बेवरेजेस देयर विल बी। स्टार्विंग का मतलब फास्ट रखना ना, अगर कोई इंसान फास्ट रख रहा है और बिना कोई बेवरेजेस लिए, तो उस दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा, तो उस दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा यूरिया उसके ब्लड के अंदर क्या है आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हिमेट यूरिया का मतलब क्या होता है, हिमेट यूरिया का मतलब क्या होता है, आरबीसी इन द यूरिन, डब्ल्यूबीसी इन द यूरिन, या बोथ ए एंड बी, या लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। तो 66 का जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, यूरिन के अंदर चाहे आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, इसकी अमाउंट अगर ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को हम हिमेट यूरिया के नाम से जानते हैं। 67 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, किडनी स्टोन आर क्रिस्टल्स ऑफ, किडनी जो स्टोन्स होते हैं ना, वो किसके क्रिस्टल्स होते हैं, तो याद रखें कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसलिए कहा जाता है ज्यादा टमाटर और ज्यादा पालक हमें नहीं खाने चाहिए, क्योंकि टमाटर के अंदर जो सीड्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते और वो क्या करते हैं, पथरी बनाने का काम करते हैं। किडनी स्टोन को हम पथरी बोलते हैं। और ऐसे ही पालक भी हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, हफ्ते में 1 या 2 बार खा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप रेगुलर खा रहे हो तो आपको पथरी होने के चांसेस क्या है, ज्यादा रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इन ब्राइट डिजीज, जिसको नेफ्राइटिस कहा जाता है, वो किसके अंदर आपको देखना है, मतलब क्या क्या देखने को मिलेगा, लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हाइपोटोनिक यूरिन, पेनफुल यूरिनेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 69, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज, तो सिंपल सी बात है, इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलेगी, है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी
तो ये जो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इन ए डायलाइजिंग यूनिट द डायलाइजिंग फ्लूइड हैज ए सिमिलर कंपोजिशन एज द प्लाज्मा एक्सेप्ट, याद करें डायलाइजिंग यूनिट के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड है जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है प्लाज्मा, लेकिन उसके अंदर क्या चीज आपको देखने को नहीं मिलती है, तो वो आपको याद रखना है, उनमें आपको हार्मोन्स क्या है देखने को नहीं मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग है, तो देखिएगा जब भी बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया क्या है, तो आप कहेंगे एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स कहा जाएगा। यूरिया, तो भैया यूरिया की अगर हम बात करें तो ये आ जाएंगे लैंड इनवर्टिब्रेट्स। यूरिक एसिड हमारे बर्ड्स, ठीक है। यूरिक एसिड डिपोजिशन इन जॉइंट, उस बीमारी को हम गाउट कहते हैं ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4125 है ना, 4125 कहाँ दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो 71 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब है लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और इसके बाद ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर का ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन नीट 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अगर मैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करता हूँ तो ये किसके थ्रू होगा, तो आप कहेंगे माल्फिजियन कॉर्पसल्स। माल्फिजियन कॉर्पसल्स किसका बना होता है, तो आपको याद रखना है ग्लोमेरुलस प्लस में बोमेन कैप्सूल, इसको क्या कहा जाता है, माल्फिजियन कॉर्पसल्स कहा जाता है। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन, तो कंसेंट्रेशन ऑफ जो यूरिन है वो किसके थ्रू आपको क्या है देखने को मिलेगी, तो 72 का जो ऑप्शन होगा कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा आपका 5 प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन की हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, तो ये आ जाएगा आपका यूरिटर, क्या आ जाएगा, यूरिटर आ जाएगा। और स्टोरेज ऑफ यूरिन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टोरेज ऑफ यूरिन, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है 4, 5 है ना। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है, इसको ठीक कीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की हम बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका हेनले लूप आएगा भाई, क्या आएगा, हेनले लूप है ना। यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम किसका होता है, तो आप कहेंगे हेनले लूप का होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज का मतलब क्वेश्चन कंप्लीटली। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये था ना। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। और अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।